द सीक्रेट लाइफ ऑफ स्लीप बाय कैट डफ। सपनों की दुनिया की सैर हम सबने की है, लेकिन इस दुनिया का रास्ता नींद के शहर से होकर जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो हम नींद की दहलीज तक पहुंच जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कोई सैंड मैन आता है और आपकी आंखों में रेत छिड़कता है। ब्लैकफुट भारतीय मानते हैं कि एक तितली आकर आपको सोने में मदद करती है। प्राचीन यूनान में हिप्नोसिस को नींद का देवता माना जाता था। अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे सामने सही तस्वीर रख दे। विज्ञान के पास इसका जवाब है स्लीप स्विच। साल 2001 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नींद के विषय पर रिसर्च कर रहे क्लिफर्ड बी सेपर ने हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स के एक समूह की पहचान की। इसे स्लीप स्विच का नाम दिया गया है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो मेटाबॉलिज्म, भूख और शरीर के तापमान जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में नींद को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल बनते हैं। ये दिन और रात के लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं और आपको कम या ज्यादा सुलाकर संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें प्रमुख है ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP दिन के समय कम हो जाता है, इससे हमारी थकान बढ़ने लगती है। सोने के दौरान कुछ और केमिकल भी धीरे धीरे जमा होते हैं। जब वे एक खास लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम जाग जाते हैं। जिस अवस्था में ये न्यूरॉन्स छुट्टी पर जा रहे होते हैं और हम सो जाते हैं, उसे हिप्नागोगिया कहा जाता है। जागने और न्यूरॉन्स के काम पर लौट आने की अवस्था को हिप्नोपोम्पिया कहा जाता है। इन दोनों बदलाव के बीच में हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। कई तरह के दृश्य नजर आते हैं। खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं, किसी नई दुनिया की सैर पर निकल जाते हैं, जाने पहचाने और अजनबी लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। फ्रेंच दार्शनिक जीन ल्यूक नैंसी ने कहा था कि इस वक्त हम दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हैं और हमें दूसरे आयामों या वास्तविकताओं तक पहुंचने का मौका मिलता है। मशहूर चित्रकार सैल्वाडोर दाली ने तो अपने सपनों से प्रेरणा लेकर अपनी पेंटिंग्स में इनको उतारकर इतना नाम कमा लिया। थॉमस एडिसन अपने एक्सपेरिमेंट में आए किसी परेशानी के बारे में सोचते हुए सो जाते। इस दौरान वो अपने हाथों में स्टील के गेंदों को पकड़ कर रखा करते थे। जैसे ही वो झपकी लेते, गेंदें गिरती और उनके जागने पर उनका सवाल हल हो चुका होता। हमारी नींद के पैटर्न पर कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। भले ही सबके पैटर्न अलग अलग हों, लेकिन 24 घंटों में हम कभी न कभी सोते जरूर हैं। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग नींद न आने की बीमारी से परेशान हैं, वो भी थोड़ी नींद जरूर लेते हैं, भले ही उसका समय सिर्फ 1 सेकंड से 30 सेकंड तक हो। हम सभी अलग अलग पैटर्न में सोते हैं। इसमें हमारा सांस्कृतिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक विकास के बाद लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव आए। ड्यूटी पर जाने का समय तय हुआ, स्कूल और कॉलेज का समय तय हुआ। इन सब से तालमेल बिठाने के लिए लोग रात में कुछ घंटों के एक ही स्पैन में सोने लगे। यहाँ ज्यादातर लोगों के पास अपने अपने अलग कमरे होते हैं। इस रूटीन से सबके लिए अपना काम करना आसान हो गया। जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स विविधता से भरे होते हैं। वे कुछ घंटों के बैच या शिफ्ट में सोते हैं। ज्यादातर सदस्य आसपास सोते हैं। खासतौर पर बच्चे अपने माता पिता के साथ ही सोते हैं। मध्यकालीन यूरोप में नींद के समय को अक्सर 2 भागों में बांट दिया जाता था। इनके बीच 1 घंटे का समय चाय पीने या सेक्स करने के लिए होता था। इन दिनों स्पेन जैसी गर्म जलवायु में रहने वाले लोग दोपहर में भी आराम करना पसंद करते थे, जबकि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी यूरोप और स्कैंडिनेविया के कुछ हिस्सों में परिवार के साथ सोने की आदत आज भी बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हालांकि दूसरे देशों में इसे अजीब नजरिए से देखा जाता है। माया संस्कृति में माना जाता है कि इस तरह के बच्चे परिवार से जुड़ाव महसूस करते हैं, उनको कुछ अच्छी बातें समझने और सीखने में मदद मिलती है। जबकि एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी में ये प्रथा 18वीं सदी के मध्य में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि अमेरिकन्स को सिखाया गया था कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अलग कमरों में सुलाना चाहिए। हालांकि बच्चों को इस तरह अकेला या रोता छोड़ देना उन्हें अति संवेदनशील या कठोर बना सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में हुई स्टडीज में पाया गया है कि जो बच्चे 5 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ सोते हैं, उनमें बड़े हो जाने पर अकेले सोने वाले बच्चों की तुलना में खुश, आत्मविश्वास से भरे, कोऑपरेटिव और आत्मनिर्भर होने की संभावना ज्यादा होती है। नींद के मुख्य रूप से 2 फेज होते हैं, REM और SW। हम सब नियमित रूप से सोते हैं, पर क्या कभी आपने नींद को गहराई से समझने की कोशिश की है? विज्ञान के शब्दों में कहें तो नींद एक उतार चढ़ाव की अवस्था है। इसमें 2 मुख्य फेज होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट REM और स्लो वेव SW।
इनके 5 से 6 राउंड होते हैं जो औसतन हर 90 मिनट में एक बार आता है। दोनों अवस्थाओं की अपनी विशेषता है। बाहरी वातावरण के असर से दूर हो जाना और जागने की क्षमता होना। ये विशेषताएं नींद को कोमा जैसी अवस्थाओं से अलग करती है। जब हम सोते हैं तो एक वक्त ऐसा होता है जब हमारी आई बॉल्स मूव करती हैं। इस आधार पर REM स्लीप का नाम रखा गया है। ये नींद की सबसे एक्टिव स्टेज है। इस दौरान मस्तिष्क सच में गर्म होने लगता है। इसे शांत करने के लिए नींद की दूसरी स्टेजेस की जरूरत होती है। इस दौरान देखे गए सपने सजीव होते हैं। इनको याद रखने में आसानी होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटी रिवॉन्सवो और पैट्रिक मैकनामरा ने पाया है कि REM के दौरान हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंटी का मानना है कि REM के दौरान देखे गए सुनामी जैसी आपदाओं से भागने के सपने आपको बचाव के लिए तैयार करते हैं। पैट्रिक का मानना है कि ये सपने अतीत में घटी किसी घटना का एक अलग वर्जन है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जबकि SW गहरी नींद है। इसमें मस्तिष्क की तरंगें धीमी गति से चलती हैं और इनका तालमेल अच्छा रहता है। इस अवस्था से जागने में वक्त लगता है। SW हमारी नींद का सबसे अधिक आराम देने वाला रूप है। इस अवस्था में फैट भी बर्न होता है। यही वजह है कि पर्याप्त नींद न लेने से मोटापा हो सकता है। नींद की ये स्टेज हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस दौरान देखे जाने वाले सपने अस्पष्ट और अधूरे होते हैं। 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग जानते हैं कि समय के साथ हमारी SW नींद की मात्रा कम हो जाती है। इस उम्र के लगभग 25% लोगों में SW नींद बचती ही नहीं है। ये एजिंग के प्रमुख लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जैसे मसल टोन कमजोर होना, शारीरिक कमजोरी, शरीर में अधिक वसा का जमना, त्वचा का पतला होना, थकान, कामेच्छा में कमी, यादाश्त और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। इसलिए आयरिश लोग कहते हैं कि नींद दवा से बेहतर है। नींद न आने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फ्रांस में अनिद्रा को ड्रोवील कहा जाता है। फ्रेंच कल्चर में इसका मतलब है वेक स्लीप या एक तरह की हिप्नोटिक स्टेट, जबकि दूसरी भाषाओं में इसे किसी दूसरी बीमारी की तरह बस एक नाम दे दिया गया है, इंसोम्निया यानी अनिद्रा। ये समस्या अब बहुत आम होती जा रही है। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 2008 में स्लीप इन अमेरिका नाम से एक पोल कराया था। इसके अनुसार 35% अमेरिकन ने बताया कि उनकी नींद सप्ताह में 3 बार या उससे ज्यादा बार आधी रात को खुल जाती है। अधिकांश अमेरिकन ने कहा कि वो सेक्स करने के बजाय रात की अच्छी नींद लेना पसंद करेंगे। नींद पूरी न होने पर हम दिन भर बेचैन और अलसाए रहते हैं। इससे हमारे दिमाग और शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, सीखने, स्थितियों को समझने और रिस्पॉन्स देने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अनुसार लगातार 1 सप्ताह तक रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोने पर कॉग्निटिव फंक्शन उतना ही कमजोर हो जाता है जितना खून में अल्कोहल की 1% मात्रा से कम हो जाता है। इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? अपनी नींद को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। 1990 के दशक में मनोचिकित्सक थॉमस ए वेहर ने एक प्रयोग किया जिसमें 8 लोग शामिल थे। इनको 1 महीने तक हर रात 14 घंटे तक अंधेरे में रखा गया। धीरे धीरे वो 12 घंटों की अवधि में 9 घंटों की नींद लेने लगे। इस बीच वो कुछ देर के लिए जागते थे। स्टडी पूरी हो जाने पर भाग लेने वालों ने इस समय को बहुत याद किया। जिस समय वो जागते थे उनको बड़ी शांति का अनुभव होता था। उनमें मेलेटोनिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल भी बढ़ गए थे। ये हार्मोन नर्व सेल ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रयोग पूरा हो जाने के बाद इसका लेवल घट गया। आपका अपना नजरिया भी अनिद्रा को कम करने में मदद कर सकता है। आधुनिक समाज में पैसे, सफलता और उपलब्धियों को सब कुछ मान लिया गया है, जबकि सुकून की नींद को महत्व नहीं दिया जाता है। आप अपनी सोच बदलकर इसे ठीक कर सकते हैं। कृत्रिम प्रकाश भी नींद पर असर डालता है। हमारा शरीर सूरज निकलने और ढलने के साथ नींद का तालमेल बनाता है। मेलेटोनिन को इसीलिए हार्मोन उनका ड्रैक्युला कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह छुप जाता है और रात में ही बनता है। नींद लाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देर रात तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहेंगे तो ये नेचुरल प्रोसेस बिगड़ जाता है। हर कल्चर में सपनों का अलग महत्व है। सपनों का असर बहुत गहरा होता है। इनमें आप सर्दी, गर्मी, खुशी, दुख सब महसूस कर लेते हैं। उठने के बाद भी कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि ये सब तो सच में हो रहा था। यानी सपने और हकीकत में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। मजे की बात यह है कि हर संस्कृति में सपनों और हकीकत के अंतर को समझने का अपना एक तरीका होता है।
उदाहरण के लिए मध्य अमेरिका की माया सभ्यता में माना जाता है कि आप एक कदम नींद की दुनिया में रखते हैं और एक कदम जागने वाली दुनिया में। उपनिषद नींद को जागने वाली अवस्था से ज्यादा वास्तविक समझते हैं। अफ्रीकन कल्चर में माना जाता है कि नींद को मृतकों के साथ बातचीत और सलाह मशवरा करने का एक तरीका है। हम सब सपने देखते हैं। कुछ लोगों ने वहम या बेहोशी का भी अनुभव किया है, लेकिन इन अवस्थाओं के बीच अंतर करना इतना आसान नहीं है। सोना और जागना आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों को अलग करना मुश्किल है। हमारी रोजमर्रा की परेशानियों और चिंताएं कभी कभी हमारे सपनों में पहुंच जाती हैं और कभी कभी जागने पर हमारे सपने धुंधले होने में कुछ समय ले लेते हैं। साल 2008 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजिस्ट जेम्स एम क्रूएगर ने ये देखा कि जब मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में नींद का असर हो जाता है, तब अन्य हिस्से अप्रभावित भी रह सकते हैं। इस बात को लेखक के एक मित्र ने भुन रहे पॉपकॉर्न की तरह बताया। सारे दाने भुने जा रहे होते हैं, कुछ फूलने लगते हैं, पर आप ये नहीं जानते कि अगले नंबर पर कौन सा दाना फूल जाएगा। लेकिन आखिर में सभी दाने फूल जाएंगे, यानी एक समय के बाद ब्रेन के बाकी हिस्से भी सो जाएंगे और आप भी स्लीप मोड में चले जाएंगे। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जो न्यूरॉन्स ज्यादा थक जाते हैं उनसे ज्यादा एटीपी रिलीज होती है और वो स्लीप मोड में चले जाते हैं, जबकि बाकी न्यूरॉन्स जागते रहते हैं। यही चीज जागने पर भी होती है कि कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएं और कुछ नहीं। इससे ये साफ हो जाता है कि पूरी तरह से सोने और जागने के लिए कुछ समय क्यों लग जाता है, और ये इतना भी सरल नहीं है जितना पहले सोचा गया था। नींद हमारी याददाश्त को बेहतर बनाती है और हमें भावनात्मक रूप से मजबूत करती है। ज्यादातर लोगों को सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, मजबूर होकर और खुद को धकेल कर उठना पड़ता है। देर तक सोने पर भी दिन भर आलस महसूस होता है, लेकिन भरपूर नींद हमारे कॉग्निटिव, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहले याददाश्त और कॉग्निटिव फंक्शन पर नींद के प्रभाव को समझते हैं। हम दिन भर जो भी कुछ सीखते हैं उसे दोहराकर SW नींद हमारी लर्निंग को मजबूत कर देती है, जबकि REM नींद इनको यादों वाली फाइल में जमा कर देती है। एक्सपर्ट्स इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। जिन न्यूरल कनेक्शंस को हम कम या ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। नई बनी यादें मजबूत होने लगती हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क उन्हें फिर से प्ले करता है। इस तरह सोते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाती है। न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने 1990 के दशक में चूहों के साथ प्रयोग करते हुए इस प्रक्रिया की खोज की थी। उन्होंने पाया कि चूहों ने सोने के दौरान अपने दिमाग में भूल भुलैया से निकलने का अभ्यास जागृत अवस्था से 20 गुना तेजी से किया। ये चूहे सोकर उठने के बाद भूल भुलैया से अच्छी तरह बाहर निकल पाते थे। हम भी इन चूहों की तरह ही व्यवहार करते हैं। हम सोने के बाद चीजों को अच्छी तरह से याद करते हैं और उठने के बाद अक्सर हमारे पास समस्याओं को हल करने के बेहतर तरीके होते हैं। रिसर्चर भी छात्रों को पढ़ाई के बीच में झपकी लेने की सलाह देते हैं। स्वप्न विशेषज्ञ रोजलिंड कार्टराइट ने अपनी स्टडीज से ये साबित किया है कि नींद हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करती है। उन्होंने 5 महीनों तक ऐसे 20 लोगों के सपनों को रिकॉर्ड किया जिनका हाल में तलाक हुआ था। इनमें से आधे लोग डिप्रेशन का शिकार थे। जो लोग अपने सपनों को बार बार याद करते थे उनको लंबी देर के और कॉम्प्लेक्स सपने आते थे। ये सपने उन भावनात्मक अनुभवों का निचोड़ होते थे जिनसे वो हाल में गुजर रहे होते थे। दूसरे ग्रुप के लोगों के सपने थोड़ी देर के होते थे और वे जागने के बाद उनको याद भी नहीं करते थे। पहले ग्रुप के लोग दूसरे की तुलना में जल्दी और बेहतर ढंग से रिकवर कर रहे थे। कार्टराइट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सपने मरीजों को ठीक होने का अभ्यास कराते हैं, यानी सपने भावनात्मक परेशानियों में मदद करते हैं, हमें नए नजरिए दिखाते हैं। इस तरह हमें उनसे निपटने और उनका सामना करने में ज्यादा मदद मिल जाती है। ऐसा कोई नहीं है जो सपने नहीं देखता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी सपने ना देखे हों? अगर कोई ऐसा कहता भी है तो इसका मतलब बस इतना है कि उसको सपने याद नहीं रहते हैं। सपने देखना इंसानों का जन्मजात गुण है। स्टडीज बताती हैं कि हम रात में 4 से 6 बार सपने देखते हैं। यानी सवाल ये नहीं है कि हम सपने देखते हैं या नहीं, सवाल ये है कि कुछ लोगों को अपने सपने याद रहते हैं और कुछ भूल कैसे जाते हैं। सपनों को याद रखना आपके व्यक्तित्व, जागने के तरीके, सपनों के प्रति नजरिया, आप कितनी देर तक सोते हैं और आपके सपनों की इंटेंसिटी पर निर्भर है। स्टडीज से पता चलता है कि जागने के बाद पहले 5 मिनटों में ही हम लगभग आधे सपने भूल जाते हैं। 10 मिनट में तो हम 90% सपने भूल जाते हैं। अगर हम अलार्म की आवाज से जागते हैं,
बिस्तर से झटपट कूद कर बाहर आ जाते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो सपने याद रख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। आखिर हम अपने सपनों को अच्छी तरह कैसे याद रख सकते हैं? विशेषज्ञों का सुझाव है कि पर्याप्त नींद लें और खुद को ये कहकर सोने जाएं कि हमें सुबह सपने याद रखने हैं। सुबह आंख खुलने पर कुछ देर स्थिर लेटे रहना चाहिए और समझना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह की इमेज या सेंसेशन को ध्यान में रखिए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें लिख लें ताकि आप उन्हें बाद में पढ़ सकें। हालांकि हम सभी अलग अलग सपने देखते हैं, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा के आम सपनों और खास सपनों में फर्क कर सकते हैं। एनालिटिकल साइकोलॉजी के संस्थापक कार्ल जंग ने इनको बड़े सपने और छोटे सपने कहा है। बड़े सपने हमें याद रह जाते हैं। इनकी वजह से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव या अनुभव होते हैं। इनमें पुरानी यादों के अलावा नए अनुभव भी होते हैं। किसी मृत व्यक्ति से मुलाकात का सपना सबसे कॉमन है। ये सपने बहुत असरदार होते हैं। उदाहरण के लिए मनोचिकित्सक विलियम डिमेंट का वो सपना जिसमें उन्होंने खुद को फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होते हुए देखा। इस वजह से उन्होंने अगले ही दिन धूम्रपान छोड़ दिया। अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही अब्राहम लिंकन का ऐसा सपना देखना इसका एक और प्रमुख उदाहरण है। छोटे सपने इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें ज्यादातर सांसारिक चिंताएं नजर आती हैं। सोशल जेट लैग और स्लीप इनर्शिया की वजह से सुबह बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है। ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो जागने पर तरोताजा होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए जागना और बिस्तर से बाहर आना भारी काम होता है। इसकी वजह है सोशल जेट लैग और स्लीप इनर्शिया। सोशल जेट लैग का मतलब है हमारे शरीर की नेचुरल टाइमिंग और हमारी रियल लाइफ की टाइमिंग के बीच तालमेल की कमी। हमारा शरीर सूरज की रोशनी के हिसाब से जागने, काम करने और सोने के लिए ट्यून होता है, जबकि ऑफिस, स्कूल, सोशल और डेली रूटीन इसके साथ लय नहीं मिलाते। सर्केडियन बॉडी क्लॉक रोजमर्रा की ज्यादातर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। इसमें बीपी, शरीर का तापमान, इम्यूनिटी, हार्मोन, भूख, प्यास, सेंसेशन और स्लीप साइकिल शामिल है। इन बायोलॉजिकल सिग्नल से नींद की अवधि प्रभावित होती है। इनसे ये तय होता है कि हम रात को देर तक जागने वालों में आते हैं या सुबह की पहली किरण के साथ जागने वालों में। हमारी व्यस्त दिनचर्या, काम के दबाव और आर्टिफिशियल लाइट के लगातार संपर्क में आने की वजह से हमारे सोने और काम करने का समय शरीर की नेचुरल रिदम से मेल नहीं खाता है। क्रोनोबायोलॉजिस्ट टिल रोनेबर्ग, जिन्होंने सोशल जेट लैग शब्द गढ़ा है, उनका अनुमान है कि मिडिल यूरोपियन आबादी के 40% लोग जरूर से 2 या उससे ज्यादा घंटे कम सो रहे हैं। लंबे समय तक ऐसा होने पर सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे थकान, पाचन की समस्याएं और वजन बढ़ सकता है। 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से बताया गया कि शिफ्ट में काम कर रहे लोगों की सर्केडियन रिदम में गड़बड़ से कैंसर की संभावना भी हो सकती है। सोशल जेट लैग के अलावा हम में से कई लोग स्लीप इनर्शिया से जूझ रहे हैं। इस शब्द का मतलब है कि आपको बिस्तर छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसे न्यूटन के दिए गति के पहले नियम के समान माना गया है, जिसके अनुसार कोई आराम कर रही चीज आराम की अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। जैसे ही हम जागते हैं, हमारे दिमाग का हर हिस्सा एकदम से एक्टिव नहीं हो जाता है। कुछ हिस्से दूसरों से ज्यादा तेजी से एक्टिव होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि स्लीप इनर्शिया से याददाश्त, कौशल और मुश्किल निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। एक रिसर्चर ने तो इसे अल्कोहल की उस सीमा से भी खराब बताया है जो कानून के तय किए दायरे में आती है। कुल मिलाकर नींद का मैकेनिज्म और इससे जुड़े कल्चरल बिलीफ को समझकर हम गहरी और भरपूर नींद ले सकते हैं और स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या करें? बुरे सपनों से ना घबराएं। अगली बार जब आप कोई बुरा सपना देखें तो याद रखें कि ये आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने का संकेत हो सकते हैं, जैसे किसी अपने के साथ ज्यादा समय बिताना या अपना वर्कलोड कम करना। जब आप इसे मानकर नींद को अपना काम करने के लिए छोड़ देते हैं तो बेहतर महसूस करने लगते हैं।